दोस्तों, जब भी भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों की बात होती है तो मुगल साम्राज्य का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लगभग 300 वर्षों तक इस वंश ने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुगल आखिर भारत पहुंचे कैसे? क्या बाबर शुरू से ही एक शक्तिशाली राजा था, या उसके पीछे संघर्ष, हार और भटकन की एक लंबी कहानी छिपी हुई है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम मुगल साम्राज्य की पूरी कहानी जानेंगे, उसकी शुरुआत से लेकर उसके पतन तक। और यकीन मानिए, ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। कहानी शुरू होती है 14 फरवरी 1483 से। मध्य एशिया के अंदीजान नगर में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बालक आगे चलकर भारत के इतिहास को बदल देगा। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे और उसकी माता कुतलुग निगार खानम मंगोल वंश से थीं। बाबर को अपने पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खान की विरासत मिली थी, लेकिन महान पूर्वज होना और स्वयं महान बनना दो अलग बातें हैं। सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में बाबर के पिता की मृत्यु हो गई। अचानक उसके कंधों पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी आ गई। कल्पना कीजिए, जिस उम्र में आज बच्चे स्कूल की परीक्षाओं की चिंता करते हैं, उस उम्र में बाबर को षड्यंत्रों, विद्रोहों और युद्धों का सामना करना पड़ा। उसके अपने रिश्तेदार उसकी गद्दी छीनना चाहते थे। पड़ोसी शासक उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन बाबर ने हार नहीं मानी। उस समय मध्य एशिया का सबसे प्रतिष्ठित नगर समरकंद था। बाबर का सपना था कि वह समरकंद को जीतकर अपने पूर्वज तैमूर की विरासत को फिर से स्थापित करे। कई संघर्षों के बाद उसने समरकंद पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन जीत की खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। जब वह समरकंद में था, तब उसका अपना राज्य फरगना उससे छिन गया। कुछ समय बाद समरकंद भी उसके हाथ से निकल गया। अब उसके पास न समरकंद था और न ही फरगना। एक राजकुमार अचानक बिना राज्य का राजा बन चुका था। अगले कई वर्ष बाबर ने भटकते हुए बिताए, कभी पहाड़ों में, कभी रेगिस्तानों में, कभी मुट्ठी भर सैनिकों के साथ। कई बार उसके पास भोजन तक की कमी हो जाती थी, लेकिन उसके भीतर एक चीज कभी खत्म नहीं हुई: सत्ता और सम्मान को वापस पाने की इच्छा। यही जिद उसे आगे बढ़ाती रही। 1504 में उसकी किस्मत बदली। उसने काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल उसके लिए सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अब उसके पास एक सुरक्षित आधार था जहां से वह अपनी शक्ति बढ़ा सकता था। धीरे धीरे उसने अपनी सेना मजबूत की और फिर उसकी नजर भारत की ओर गई। उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था और सिंहासन पर इब्राहिम लोदी बैठा था, लेकिन उसके कई सरदार उससे नाराज थे। उन्होंने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। बाबर पहले भी कई बार पंजाब तक आ चुका था, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य सिर्फ लूट नहीं बल्कि स्थायी शासन स्थापित करना था। भारत की संपन्नता के किस्से वह बचपन से सुनता आया था। यहाँ की उपजाऊ भूमि, विशाल नगर और अपार धन संपत्ति हर विजेता को आकर्षित करती थी। लेकिन बाबर सिर्फ लूटने नहीं आना चाहता था, वह एक स्थायी राज्य स्थापित करना चाहता था। उसे लगता था कि मध्य एशिया में उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन भारत में वह एक नया साम्राज्य खड़ा कर सकता है। 1525 के अंत में बाबर ने भारत की ओर अपना अंतिम अभियान शुरू किया। उसके पास लगभग 12 से 15,000 सैनिक थे। संख्या के हिसाब से यह सेना बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका अनुशासन और उसकी आधुनिक युद्ध तकनीक। उसके साथ तुर्की तोपची और बारूद से चलने वाली तोपें थीं। उस समय भारतीय युद्ध क्षेत्रों में तोपों का इतना प्रभावी उपयोग बहुत कम देखा गया था। कई महीनों की यात्रा के बाद बाबर की सेना पानीपत के मैदान में पहुंची। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी लगभग 1 लाख सैनिकों और सैकड़ों युद्ध हाथियों के साथ तैयार था। संख्या में लोदी की सेना बाबर से कई गुना बड़ी थी। पहली नजर में ऐसा लगता था कि बाबर की हार निश्चित है, लेकिन युद्ध केवल संख्या से नहीं जीते जाते। 21 अप्रैल 1526 की सुबह पानीपत का मैदान इतिहास बदलने वाला था। बाबर ने अपनी सेना को एक विशेष ढंग से सजाया। उसने गाड़ियों को रस्सियों से बांधकर उनके पीछे तोपें तैनात कीं। जब लोदी की विशाल सेना आगे बढ़ी तो बाबर की तोपों ने भयंकर आग उगली। भारतीय सैनिकों और हाथियों के लिए यह अनुभव नया था। तोपों की गर्जना से हाथियों में भगदड़ मच गई। युद्ध का संतुलन बिगड़ने लगा।
घंटों तक लड़ाई चली। अंततः इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया। उसके साथ हजारों सैनिक भी मारे गए। पानीपत की इस विजय ने केवल एक युद्ध का परिणाम नहीं बदला, बल्कि भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। अब वह भारत का नया शासक था, लेकिन उसकी समस्याएं समाप्त नहीं हुई थीं। वास्तव में असली चुनौती अब शुरू हुई थी। उत्तर भारत के कई शासक बाबर को विदेशी आक्रमणकारी मानते थे। उनमें सबसे शक्तिशाली थे मेवाड़ के शासक राणा सांगा। राणा सांगा केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि उस समय के सबसे प्रतिष्ठित राजपूत नेता माने जाते थे। कहा जाता है कि उनके शरीर पर युद्धों के असंख्य घाव थे। उन्होंने अनेक लड़ाइयां लड़ी थीं और उनकी वीरता पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। राणा सांगा को विश्वास था कि वह बाबर को भारत से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने कई राजपूत शासकों को अपने साथ मिला लिया। बाबर समझ गया कि यदि यह युद्ध हार गया तो उसका नया साम्राज्य जन्म लेते ही समाप्त हो जाएगा। 1527 में खानवा के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। यह युद्ध पानीपत से भी अधिक कठिन था। राजपूतों ने अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया। कई बार ऐसा लगा कि बाबर की सेना टूट जाएगी, लेकिन अंततः उसकी तोपें और उसकी युद्ध नीति निर्णायक साबित हुई। राणा सांगा पराजित हुए और बाबर की सत्ता मजबूत हो गई। खानवा की विजय के बाद बाबर ने महसूस किया कि अब उसका शासन केवल दिल्ली और आगरा तक सीमित नहीं रहेगा। अब वह वास्तव में भारत में एक स्थायी साम्राज्य स्थापित कर सकता था। लेकिन दोस्तों, बाबर केवल तलवार चलाने वाला योद्धा नहीं था। उसे बाग बगीचों से विशेष प्रेम था। वह कविताएं लिखता था, प्रकृति का आनंद लेता था। उसने अपने जीवन के अनुभवों को एक पुस्तक में लिखा, जिसे आज बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों के लिए यह पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसमें बाबर ने अपनी सफलताओं के साथ साथ अपनी कमजोरियों और असफलताओं का भी ईमानदारी से वर्णन किया है। लेकिन बाबर का जीवन बहुत लंबा नहीं रहा। 1530 में वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी आयु केवल 47 वर्ष थी। जिस व्यक्ति ने इतने संघर्षों के बाद एक साम्राज्य खड़ा किया था, वह उसे स्थिर रूप से विकसित होते नहीं देख पाया। अब मुगल साम्राज्य की बागडोर उसके पुत्र हुमायूं के हाथों में आई। हुमायूं का स्वभाव अपने पिता से अलग था। वह शिक्षित था, विद्वानों का सम्मान करता था और ज्योतिष में भी उसकी गहरी रुचि थी। लेकिन एक शासक के रूप में उसमें वह दृढ़ता और निर्णायकता नहीं थी जो बाबर में दिखाई देती थी। जब हुमायूं सिंहासन पर बैठा, तब उसके सामने कई समस्याएं थीं। साम्राज्य अभी नया था, खजाना सीमित था और सबसे बड़ी बात, उसके अपने भाई महत्वाकांक्षी थे। कामरान मिर्जा सहित कई रिश्तेदार सत्ता में हिस्सा चाहते थे। हुमायूं इन समस्याओं से जूझ ही रहा था कि पूर्वी भारत में एक नया प्रतिद्वंद्वी उभरने लगा। उसका नाम था शेर खान। ये व्यक्ति आगे चलकर शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शेर खान अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और कुशल प्रशासक था। उसने बिहार और बंगाल में अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। धीरे धीरे वह इतना शक्तिशाली हो गया कि हुमायूं के लिए खतरा बन गया। 1539 में चौसा के पास दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। हुमायूं को करारी हार मिली। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। अगले वर्ष 1540 में कन्नौज के युद्ध में भी उसे पराजय का सामना करना पड़ा। अब स्थिति यह थी कि मुगल सम्राट के पास अपना कोई राज्य नहीं बचा था। हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। उसने निर्वासन का कठिन जीवन शुरू किया। कभी सिंध के रेगिस्तानों में भटकना पड़ा, कभी दूर दराज के क्षेत्रों में शरण लेनी पड़ी। कई बार उसके पास धन और संसाधनों की भी कमी हो गई। इन्हीं कठिन दिनों में 1542 में उसके पुत्र अकबर का जन्म हुआ। उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह बालक आगे चलकर मुगल साम्राज्य का सबसे महान सम्राट बनेगा। हुमायूं ने अंततः फारस के शासक से सहायता प्राप्त की। वर्षों के संघर्ष के बाद उसने अपनी शक्ति फिर से बढ़ाई। धीरे धीरे परिस्थितियां उसके पक्ष में आने लगीं। दूसरी ओर शेर शाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी और उसका साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा था। हुमायूं ने अवसर का लाभ उठाया। 1555 में उसने दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। लगभग 15 वर्षों के लंबे निर्वासन के बाद वह दोबारा मुगल सम्राट बन गया। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और वह अपने साम्राज्य को फिर से मजबूत बना सकेगा। लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था।
एक दिन वह अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह गिर पड़ा। चोट गंभीर थी। कुछ ही समय बाद 1556 में उसकी मृत्यु हो गई और अब मुगल साम्राज्य का भविष्य एक 13 वर्षीय बालक के हाथों में आने वाला था। उस बालक का नाम था अकबर। वह बालक जिसने साम्राज्य को महाशक्ति बना दिया। दोस्तों, वर्ष 1556 दिल्ली के शाही महलों में मातम पसरा हुआ था। मुगल सम्राट हुमायूं की अचानक मृत्यु हो चुकी थी। साम्राज्य अभी पूरी तरह स्थिर भी नहीं हुआ था कि उसका शासक दुनिया छोड़ गया। चारों तरफ अनिश्चितता थी। दुश्मन ताक लगाए बैठे थे, सरदार चिंतित थे और ऐसे समय में मुगल साम्राज्य की बागडोर एक ऐसे बालक के हाथों में आने वाली थी जिसकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। उस बालक का नाम था अकबर। किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का आगे चलकर भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में गिना जाएगा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट में हुआ था। उस समय उसके पिता हुमायूं निर्वासन का जीवन जी रहे थे। मुगल साम्राज्य लगभग समाप्त हो चुका था। न कोई विशाल महल था, न कोई भव्य राजधानी, न कोई अपार खजाना। अकबर का बचपन वैभव में नहीं बल्कि संघर्षों के बीच बीता। दिलचस्प बात यह है कि अकबर पढ़ना लिखना नहीं सीख पाया था, लेकिन उसकी याददाश्त असाधारण थी। जो बात वही एक बार सुन लेता उसे वर्षों तक याद रख सकता था। उसे घुड़सवारी, शिकार, युद्ध कला और हथियारों का अभ्यास बेहद पसंद था। बचपन से ही उसके भीतर एक योद्धा की झलक दिखाई देने लगी थी। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर पंजाब के क्षेत्र में था। वहीं उसका राज्य अभिषेक किया गया, लेकिन असली सत्ता उसके संरक्षक बैरम खां के हाथों में थी। बैरम खान एक अनुभवी सेनापति और हुमायूं का वफादार साथी था। उसे अच्छी तरह पता था कि मुगल साम्राज्य पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा था हेमू। हेमू, जिसका पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था, उस समय उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली सेना नायक बन चुका था। वह एक साधारण व्यापारी परिवार से उठकर सेना का प्रमुख बना था। अपनी प्रतिभा और सैन्य कौशल के दम पर उसने एक के बाद एक कई युद्ध जीते। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसने तेजी से दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। अब स्थिति यह थी कि दिल्ली पर हेमू का नियंत्रण था और मुगल साम्राज्य का भविष्य अधर में लटका हुआ था। बैरम खान ने निर्णय लिया कि निर्णायक युद्ध लड़ा जाएगा। 5 नवंबर 1556। स्थान पानीपत। यही वह मैदान था जहां 30 वर्ष पहले बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अब उसी मैदान में साम्राज्य का भविष्य तय होना था। हेमू की सेना संख्या में अधिक थी और लगातार विजयों के कारण उसका आत्मविश्वास भी चरम पर था। युद्ध के शुरुआती चरण में उसकी सेना मुगलों पर भारी पड़ती दिखाई दी, लेकिन तभी एक तीर आकर हेमू की आंख में लगा। वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। अपने सेनापति को गिरते देख उसकी सेना का मनोबल टूट गया। धीरे धीरे युद्ध का पलड़ा मुगलों की ओर झुक गया और अंततः मुगलों ने विजय प्राप्त कर ली। अब अकबर के सामने सबसे बड़ा काम था सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि उसे टिकाऊ बनाना। शुरुआती वर्षों में बैरम खान ने शासन संभाला, लेकिन जैसे जैसे अकबर बड़ा हुआ उसने महसूस किया कि अब उसे स्वयं शासन करना चाहिए। 1560 में उसने बैरम खां को पद से हटा दिया और सत्ता पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। अधिकांश शासक केवल युद्ध जीतने पर ध्यान देते हैं, लेकिन अकबर ने लोगों का दिल जीतने का प्रयास किया। उसने समझ लिया था कि केवल तलवार के बल पर इतने विशाल देश पर लंबे समय तक शासन नहीं किया जा सकता। उसने राजपूत राज्यों के साथ मित्रता की नीति अपनाई। कई राजपूत शासकों ने उसके साथ गठबंधन किया। आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया। बाद में राजपूत सरदार मुगल प्रशासन और सेना के महत्वपूर्ण हिस्से बन गए, लेकिन सभी राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। एक नाम ऐसा था जो कभी झुका नहीं, महाराणा प्रताप। मेवाड़ के इस वीर शासक ने मुगल साम्राज्य के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। अकबर ने कई बार समझौते का प्रयास किया, लेकिन महाराणा प्रताप अपने निर्णय पर अडिग रहे। 1576 में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। एक ओर मुगल सेना थी और दूसरी ओर महाराणा प्रताप। युद्ध बेहद भीषण था। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता आज भी लोक कथाओं में सुनाई जाती है।
यद्यपि युद्ध के बाद मुगलों का नियंत्रण क्षेत्र में बढ़ा, लेकिन महाराणा प्रताप कभी पूरी तरह पराजित नहीं हुए और जीवन भर संघर्ष करते रहे। उधर अकबर लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। गुजरात, बंगाल, काबुल, कश्मीर और सिंध जैसे क्षेत्रों को उसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। लेकिन अकबर की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल युद्ध नहीं थे, उसने प्रशासन को भी नई दिशा दी। उसने मनसबदारी प्रणाली लागू की, जिसमें अधिकारियों और सेनापतियों की रैंक तय की जाती थी। कर व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाया गया। उसके प्रसिद्ध वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने भूमि मापन और राजस्व संग्रह की ऐसी व्यवस्था बनाई जिसकी प्रशंसा आज भी इतिहासकार करते हैं। अकबर को विभिन्न धर्मों के बारे में जानने में भी गहरी रुचि थी। उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, जहां इस्लाम, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म के विद्वान आपस में चर्चा करते थे। उसका उद्देश्य था समझना कि अलग अलग धर्मों में क्या समानताएं हैं। धीरे धीरे अकबर ने एक नई विचारधारा प्रस्तुत की जिसे दीन-ए इलाही कहा गया। हालांकि इसे बहुत कम लोगों ने अपनाया, लेकिन यह अकबर की सोच को दर्शाता है। उसके दरबार में अनेक प्रतिभाशाली लोग थे। इन्हें आज नवरत्न के नाम से जाना जाता है। इनमें राजा टोडरमल, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल और राजा मान सिंह जैसे प्रसिद्ध नाम शामिल थे। अकबर का दरबार उस समय ज्ञान, कला, संगीत और राजनीति का केंद्र बन चुका था। साल बीतते गए, अकबर की शक्ति बढ़ती गई, लेकिन एक सम्राट की सबसे बड़ी चुनौती अक्सर बाहर नहीं बल्कि उसके अपने परिवार के भीतर पैदा होती है। अकबर के पुत्र सलीम और उसके बीच तनाव बढ़ने लगा था। ये वही सलीम था जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और आने वाले वर्षों में पिता और पुत्र के बीच संघर्ष पूरे साम्राज्य को हिला देने वाला था। दोस्तों, मुगल साम्राज्य की कहानी अभी बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपना समर्थन दिखाएं। आपके सपोर्ट से अगला भाग जल्द ही लेकर आऊंगा। धन्यवाद।